Namaskar, JCLC. I'm Neeraj Chasta, Team Physics CLC Seeker. Welcomes you all in all new series that is previous year question solutions by CLC. तो बच्चों मिड सेशन टेस्ट सीरीज के बाद CLC एक बार फिर अपने 30 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आपके लिए लेके आई हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्यूशंस, जिसमें हम लोग आपको 2013 से लेके 2024 तक के सारे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनके सॉल्यूशन फ्री में देश भर के बच्चों को प्रोवाइड कराएंगे। CLC की ओर से इस पहल का देश भर के बच्चों को फायदा मिले, ये हमारी उम्मीद है, ये हमारी कोशिश है और हम उम्मीद करते हैं कि ये जो सीरीज हमारी है ये आपके लिए बहुत ही अच्छी साबित होगी और आप इसका भरपूर फायदा उठा के अपनी स्किल्स को बहुत इंप्रूव कर सकते हैं। जो हम अभी सॉल्यूशन करेंगे, हमारा टॉपिक जो रहेगा दैट विल बी कैपेसिटेंस। तो चलते हैं अपन सॉल्यूशन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो नीट 2014 में आया है उसके लिए हम लोग बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, दैट इज टू thin dielectric slabs of dielectric constant K1 and K2 are inserted between plates of parallel plate capacitor are shown in this diagram. And the variation of electric field E between the plates with the distance measured from plate P is correctly represented by. तो हम लोग को क्वेश्चन में ये दिया है कि हमारे पास ये एक कैपेसिटर है जिसमें दो डाइलेक्ट्रिक स्लैब पुट की हुई हैं और अपने को ये बताना है कि P से अपन Q की तरफ जब जा रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड का करेक्ट कर्व क्या रहेगा। तो कर्व फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए अगर अपन चलते हैं तो सबसे पहले देखो क्या है कि अगर मेरे पास सिचुएशन ऐसी है कि ये प्लेट्स जो है, ये हुई प्लेट और प्लेट में इधर अगर अपन यहां पर बात करें तो प्लेट्स के बीच में जो फील्ड इंटेंसिटी होती है, फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर जो बनता है मेरे पास क्या बनेगा, दैट इज सिग्मा अपॉन क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड व्हेन द मीडियम वैक्यूम इज द मीडियम बिटवीन द प्लेट्स। अब अगर अपन यहां पर बात करें तो एक डाइलेक्ट्रिक अगर पुट किया जाता है तो डाइलेक्ट्रिक के अंदर फील्ड इंटेंसिटी जो होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इन द मीडियम दैट इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट की जगह पर कौन आ जाएगा, एप्सिलॉन आ जाएगा, एप्सिलॉन, ओनली एप्सिलॉन। एप्सिलॉन इज द परमिटिविटी ऑफ मीडियम, ठीक है, जिसको अपन बोलते हैं दिस विल बी एप्सिलॉन नॉट इनटू कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन आर। ठीक है, बेसिकली EM फील्ड इंटेंसिटी इन द मीडियम दैट इज सिग्मा अपॉन क्या रहेगा, एप्सिलॉन, और दिस एप्सिलॉन इज एप्सिलॉन नॉट इनटू क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन आर। अब यहां पर आपको ये बोल रखा है कि एप्सिलॉन आर की जो वैल्यू है, एप्सिलॉन आर इज K1 एंड K2। ये आपको दो ऑप्शंस दे रखे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग अगर अपन फील्ड का ग्राफ देखें तो यहां पर तो हमारे पास रहेगा ये P प्लेट हो गई, ठीक है। यहां से अगर अपन चले तो ये रहेगा वैक्यूम और ये भी हो गया हमारे पास वैक्यूम और ये भी हो गया वैक्यूम, यानी कि यहां पर जो फील्ड इंटेंसिटी आपको मिलने वाली है, ये जो फ्री स्पेस है, इस फ्री स्पेस में फील्ड इंटेंसिटी मिलेगी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, एक दूसरा यहां पर ये K1 जो डाइलेक्ट्रिक है इसके अंदर जो फील्ड इंटेंसिटी अपने को मिलने वाली है वो हो जाएगी हमारे पास सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन आर, और एप्सिलॉन आर को इसने K1 बोल रखा है तो ये हो जाएगा मेरे पास K1। ठीक है, अब आगे चलते हैं तो ये जो गैप रहेगा इसमें फील्ड इंटेंसिटी जो आपको मिलने वाली है वो हो जाएगी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू कितना हो जाएगा, K2। और इसने ये बोल रखा है कि K2 की वैल्यू ज्यादा है, K2 इज ग्रेटर। K2 ग्रेटर होने की वजह से ये वाली फील्ड इंटेंसिटी या K2 के अंदर जो फील्ड इंटेंसिटी आएगी वो K1 के अंदर जो फील्ड इंटेंसिटी है उससे क्या होगी, कम होगी, बिकॉज K2 इज मोर दिस फील्ड इंटेंसिटी, और या K1 इज लेस, तो K1 अगर कम है तो ये वाली फील्ड इंटेंसिटी जो रहेगी वो ज्यादा रहेगी। तो अगर अपन यहाँ पर ग्राफ बनाते हैं तो ग्राफ जो रहेगा वो कुछ ऐसा रहेगा, देखो कर्व बनने वाला जो रहेगा वो ऐसा। पहले अपने पास वैक्यूम में फील्ड इंटेंसिटी आपको मिलेगी कितनी, दैट इज सिग्मा अपॉन कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट। फिर K1 आया तो K1 की वजह से फील्ड इंटेंसिटी, K1 डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू 1 से हमेशा ज्यादा होगी तो फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, मीडियम में कम हो जाएगी, तो फील्ड इंटेंसिटी विल डिक्रीज। और ये जो फील्ड इंटेंसिटी डिक्रीज हुई है वो जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, दिस इज सिग्मा अपॉन कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट इनटू क्या हो जाएगा, K1। पॉइंट नंबर 1। अब आगे चलते हैं तो वापस से वैक्यूम तो फील्ड इंटेंसिटी वापस क्या हो जाएगी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब आ जाएगा K2 की वजह से फील्ड इंटेंसिटी जो रहेगी वो और कम हो जाएगी एंड दिस विल बी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू क्या हो जाएगा, K2 हो जाएगा। ठीक है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू K2, और इसने बोल रखा है कि K2 की वैल्यू ज्यादा है तो K2 की वैल्यू ज्यादा रहेगी तो ये वाली इंटेंसिटी जो है वो K1 की जो फील्ड इंटेंसिटी उससे कम रहेगी। ठीक है, अब इसको और आगे लेके चलते हैं तो ये हो जाएगा मेरे पास फ्री स्पेस में अगर अपन बात करें तो यहाँ पर फील्ड इंटेंसिटी जो रहेगी दैट विल बी सिग्मा अपॉन अगेन एप्सिलॉन नॉट। तो ये वाली तीनों फील्ड इंटेंसिटी तो सेम रहेगी और ये वाली फील्ड इंटेंसिटी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट K1 और ये हो जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट K2 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको अगर अपन लेके चलते हैं तो कर्व जो रहेगा वो आ जाएगा अपना ऑप्शन नंबर 3, दिस इज सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट K1, ये हो जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट K2। तो पहले क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा अपना 3। ठीक है, एक बढ़िया क्वेश्चन है,
पूरा कॉन्सेप्चुअल मुद्दा है ये जो अपन ने इस क्वेश्चन में कवर किया। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2, ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C इज कनेक्टेड बाय अ सेल ऑफ EMF V, ठीक है, एंड देन डिस्कनेक्टेड फ्रॉम इट, ठीक है। द डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट व्हिच कैन जस्ट फिल द एयर गैप ऑफ द कैपेसिटर इज नाउ इंसर्टेड इनटू इट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, ठीक है। हम लोग को ये बोला हुआ है कि एक समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता अपने पास C दे रखी है, जिसे V विद्युत वाहक बल्ब के सेल से जोड़ा जाता है। उसको आवेशित करने के बाद सेल को हटा लिया जाता है। सेल को जब हटा लिया जाता है तो कैपेसिटर पर चार्ज जो रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा। इसके पश्चात संधारित्र की दोनों प्लेटों के बीच के स्थान को अपन ने पराविद्युत स्लैब से क्या कर दिया है, भर दिया है। तो निम्न में से कौन सी चीज जो है वो सही नहीं रहेगी? तो सबसे पहले कैपेसिटर को चार्ज कर लिया गया है। कैपेसिटर को चार्ज करने के बाद की कंडीशन जो रहेगी, इसमें हमारे पास हो जाएगा ये प्लस 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 प्लस, इस पर आ गया प्लस, क्यू इधर आ गया, इस पर आ जाएगा माइनस 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 माइनस, और ये आ गया माइनस क्यू। अगर अपन कैपेसिटेंस की बात करें तो कैपेसिटेंस हो जाएगी एप्सिलॉन नॉट A बाई कितना हो जाएगा D, और क्यू जो हो जाएगा क्यू इक्वल्स टू हो जाएगा CV। अब जब मैंने इसमें डाइलेक्ट्रिक फील कर दिया है तो डाइलेक्ट्रिक फील करने पर अपने पास डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना दे रखा है, द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज K। तो K डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अपन ने यहां पर फिल कर दिया है, जिसकी वजह से कैपेसिटेंस जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, एंड दैट इज K एप्सिलॉन नॉट A बाई कितना हो जाएगा D हो जाएगा। अब यहां पर चार्ज कांस्टेंट तो रहेगा क्योंकि आपने जो बैटरी है वो डिस्कनेक्ट कर दी है, तो Q विल बी कांस्टेंट। तो अगर अपन यहां पर बात करें चार्ज इन कैपेसिटर इज नॉट कंजर्व्ड, तो ये तो गलत ही हो गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, तो यही आंसर आ जाएगा, चार्ज ऑन कैपेसिटर इज नॉट कंजर्व्ड। अगर बैटरी डिस्कनेक्ट कर ली गई है तो चार्ज ऑन कैपेसिटर विल बी कंजर्व्ड। तो पहला आंसर अपना हो जाएगा। अगर अपन दूसरे ऑप्शंस की ट्राई करते हैं तो देखो क्या है, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एंड द प्लेट्स डिक्रीजेस K टाइम्स। तो अगर अपन यहां पर बात करें पोटेंशियल डिफरेंस, V इक्वल्स टू क्या हो जाएगा अपने पास, Q बाई C हो जाएगा। C जो है नया कैपेसिटेंस, अगर अपन बात करें तो C डैश डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पुट करने की वजह से इसकी वैल्यू KC हो जाएगी। तो अगर अपन बात करें तो कैपेसिटेंस K टाइम्स जो है वो बढ़ चुकी है, कैपेसिटेंस बढ़ चुकी है, तो Q अपॉन C के अकॉर्डिंग अब अपने पास कैपेसिटेंस जो है वो K टाइम्स बढ़ चुकी है। कैपेसिटेंस बढ़ गई है तो वोल्टेज जो है वो K टाइम्स क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। एक तो ये बात तो सही हो गई, मतलब कि करेक्ट ऑप्शन हो जाए, मतलब कि करेक्ट होगा इफेक्ट। ये अपने को इनकरेक्ट पूछा हुआ है तो इनकरेक्ट आंसर नंबर तो 1 हो गया है। द एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर डिक्रीजेस K टाइम्स। अब एनर्जी स्टोर्ड की बात की जाए तो एनर्जी के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे Q वाला, हाफ Q स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा C। और कैपेसिटेंस जो है वो K टाइम्स बढ़ गई है, जिसकी वजह से एनर्जी जो है वो K टाइम्स क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, ये भी बात ठीक है। और द चेंज इन एनर्जी स्टोर्ड इज हाफ CV स्क्वायर, 1 बाई K माइनस कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो अगर अपन चेंज इन एनर्जी की बात करें तो पहले एनर्जी जो है वो क्या हो जाएगी तुम्हारे पास, दैट इज हाफ Q स्क्वायर अपॉन C। और अब जो एनर्जी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी मेरे पास, हाफ Q स्क्वायर अपॉन KC हो जाएगी। तो चेंज इन एनर्जी की बात करूं तो पहले थी हाफ Q स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा हमारे पास, C था पहले, और बाद में जो है वो KC है। तो हाफ Q स्क्वायर अपॉन KC माइनस हाफ Q स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा, C। ये वाली सिचुएशन चल रही है। तो इसमें से मैं चीजों को थोड़ा बाहर ले लेता हूं, तो हाफ Q स्क्वायर अपॉन C को बाहर ले लेंगे तो ये हो जाएगा 1 बाई K माइनस कितना आ जाएगा, 1। और Q की वैल्यू CV रख देंगे तो एक C से C कैंसिल हो जाएगा, तो हाफ CV स्क्वायर 1 बाई K माइनस 1 आ जाएगा। तो ये बाकी सारे ऑप्शंस जो है वो करेक्ट हैं क्वेश्चन में, और जो इनकरेक्ट है वो क्या हो जाएगा, द चार्ज ऑन कैपेसिटर विल बी कंजर्व्ड। पहला ऑप्शन जो है वो इनकरेक्ट रहेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट, एक बढ़िया क्वेश्चन। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, द कैपेसिटर ऑफ 2 माइक्रोफैराड इज चार्ज एज शोन, ठीक है, इन द डायग्राम। When the switch is turned to the position 2, the percentage of its stored energy dissipated is। यहां पर ये 2 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर जो है उसको अपन चार्ज कर रहे हैं, और जब इस स्विच को अपन स्थिति 2 पर घुमा देते हैं तो इसमें संचित ऊर्जा का प्रतिशत क्षय जो है वो कितना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो अगर अपन यहां बात करें तो अभी जो कैपेसिटर में स्टोर्ड एनर्जी होगी, ये कैपेसिटर जो है, ये कैपेसिटर 2 माइक्रोफैराड वाला V वोल्ट पर चार्ज होगा। ठीक है, V वोल्ट पर चार्ज होगा। तो V वोल्ट पर चार्ज होने के अकॉर्डिंग अगर अपन चलते हैं तो अभी इनिशियल स्टोर्ड एनर्जी जो है वो क्या हो जाएगी तुम्हारे पास, हाफ कैपेसिटेंस CV स्क्वायर। ये इसको ऐसे ही सॉल्व कर लेते हैं, ये रहा अपने पास C। ठीक है, और ये C जो है वो 2 माइक्रो का है, तो उसके अकॉर्डिंग अपने पास ये हो जाएगा हाफ C की वैल्यू जो है वो 2 माइक्रो में सॉल्व कर देते हैं, दिस इज V स्क्वायर। तो इनिशियली एनर्जी जो है वो मैग्नीट्यूड में V स्क्वायर की क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी, और माइक्रो भी है।
जब इस स्विच को अपन इधर घुमा देते हैं तो इधर घुमाने पर हम लोग अगर देखें तो आपको कैपेसिटर जब कनेक्ट किए जाते हैं पैरेलल में, यहाँ पर ये दोनों 8 और 2 जो है वो दोनों कैपेसिटर जो है ये आ जाएंगे अपने पास किसमें, पैरेलल में कनेक्ट हो जाएंगे। और 8 वाला पहले से चार्ज नहीं है, 8 वाला पहले से चार्ज नहीं है, तो इस प्रोसेस में जो एनर्जी लॉस होती है, एनर्जी लॉस का फॉर्मूला होता है दैट एनर्जी लॉस्ट विल बी इक्वल्स टू डेल्टा क्यू हाफ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, ये हो जाएगा V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है एनर्जी लॉस का जब दो कैपेसिटर्स को इस तरह से अपन कनेक्ट कर रहे हैं। तो Q द एनर्जी लॉस्ट हाफ, C कितना है, एक कितना है तुम्हारे पास 2, दूसरा कैपेसिटर कितना है 8, अपॉन में ये हो जाएगा 2 प्लस कितना हो जाएगा 8। पहले वाले कैपेसिटर का वोल्टेज कितना है V और दूसरे वाले कैपेसिटर का वोल्टेज ये अनचार्ज है तो 0। तो ये बन जाएगा मेरे पास 2 से 2 कैंसिल, 8 बटा कितना हो जाएगा मेरे पास, ये 8 बटा ये 8/10 हो जाएगा और ये हो जाएगा स्क्वायर V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा V स्क्वायर। तो दिस विल बी 4/5 ऑफ क्या हो जाएगा V स्क्वायर। तो अगर अपन देखें तो इनिशियली एनर्जी V स्क्वायर थी और जो एनर्जी लॉस हो रही है दैट इज 4/5 ऑफ V स्क्वायर। तो इसका परसेंटेज निकाल देते हैं दैट द परसेंटेज वैल्यू दैट इज इक्वल्स टू Q अपॉन क्या हो जाएगा मेरे पास इनिशियल एनर्जी, दिस इज इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी U इनिशियल, दैट इज U इनिशियल जो हो जाएगी मेरे पास कितना, दिस इज 4/5 ऑफ V स्क्वायर अपॉन में हो जाएगा V स्क्वायर से V स्क्वायर कैंसिल 4/5 और परसेंटेज है तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 4/5 के हिसाब से ये जो आ जाएगा रिजल्ट आ जाएगा कितना आ जाएगा, दिस विल बी 80%। तो 80% ऑफ दिस स्टोर्ड एनर्जी विल बी लॉस्ट इन दिस प्रोसेस, इसका 80% एनर्जी जो है वो लॉस हो जाएगा। तो क्वेश्चन का थर्ड का जो आंसर आ जाएगा दैट विल बी 80%। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ये है, ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ एरिया A एंड प्लेट सेपरेशन D, कैपेसिटेंस and capacitance C is filled with 4 dielectric materials having dielectric constant K1, K2 and K3, K4 as shown in this diagram below. If the single dielectric material is to be used have the same capacitance C in the capacitor, the dielectric constant K is given by, ठीक है। तो आपको इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है वो शो करना है। यहां पर हम लोगों ने क्या किया है, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जिसका एरिया जो है वो A है और उसकी कैपेसिटेंस जो है वो C है और उनके बीच में अपन ने कुछ K1, K2, K3, K4 की जो डाइलेक्ट्रिक्स जो है वो फिल कर दिए हैं और उन सब डाइलेक्ट्रिक्स में उसके अकॉर्डिंग अपन ने यहां पर जो सिस्टम रखा है उस सिस्टम के लिए अगर अपन बोले तो इसमें जो डाइलेक्ट्रिक फील्ड किया है तो आपको ये बताना है कि उसका जो सिस्टम का इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो बनने वाला है वो कितना रहेगा। सबसे पहले तो ये मैं बता देता हूं कि ये जो क्वेश्चन है वो नीट का बोनस क्वेश्चन है। बोनस क्वेश्चन का मतलब जो ऑप्शंस में आंसर दिए गए हैं वो आंसर इसके एक्चुअल कॉन्सेप्ट से अगर सॉल्व करते हैं तो वो सही नहीं आएंगे, दैट इज नॉट करेक्ट कॉन्सेप्ट। तो इसको अगर अपन सॉल्व करें तो पहले तो आप ये देखो कि इस सिस्टम को मैं ऐसे रख देता हूं, ऐसे रखने पर हमारे पास ये हो जाएगा कैपेसिटर और कैपेसिटर में ये हो गई अपने पास डिस्टेंस कितनी हो गई है, दिस डिस्टेंस इज D और इधर अगर अपन देखें तो इधर D/2 तक ये डिस्टेंस में ये है D/2 और D/2 तक अगर अपन देखें तो ये K4 डाइलेक्ट्रिक है और इधर A/3 पर ये K1 ये K2 और ये हो जाएगा मेरे पास K3, जबकि एरियाज जो है वो कितने हैं अपने पास, दिस इज A/3, ये भी हो जाएगा A/3 और ये भी हो जाएगा A/3। तो इस कॉन्सेप्ट को अगर अपन सॉल्व करें तो यहां पर अगर अपन सिचुएशन में देखें तो इसको अगर जो आंसर दिया हुआ है वो कैसे है और एक एक्चुअल सही कॉन्सेप्ट क्या होता है उसके बारे में अगर अपन बात करें तो सही कॉन्सेप्ट ये है कि यहां पर अगर अपन देखें तो ये जो लाइन रहेगी इसके इधर और इधर डाइलेक्ट्रिक अलग अलग है। इधर डाइलेक्ट्रिक जो है वो कौन है, K4 है, ये K4 है और यहां पर ये भी क्या है, K4 है। तो इन पॉइंट्स का जो पोटेंशियल है वो पोटेंशियल अलग अलग रहेगा। बात समझ में आ रही है, क्योंकि दोनों साइड में डाइलेक्ट्रिक अलग अलग है। ये कैपेसिटर अलग, ये अलग कैपेसिटर, ये अलग कैपेसिटर, ये अलग कैपेसिटर, तो ये डाइलेक्ट्रिक सेम नहीं है, जिसकी वजह से इन पॉइंट्स के पोटेंशियल, इंटरमीडिएट पॉइंट्स के पोटेंशियल जो रहेंगे वो अलग अलग रहेंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए जो सही तरीका रहेगा वो ये रहेगा कि आपको ये जो बीच वाले पॉइंट्स है इन सारे पॉइंट्स को सेपरेट रखना पड़ेगा। इन दोनों का, इन सबका पॉइंट पोटेंशियल जो है वो सेम नहीं रह सकता। इसका मतलब ये जो कॉम्बिनेशन बनने वाला है, ये कॉम्बिनेशन कुछ ऐसा रहेगा कि आपके पास ये दोनों सीरीज में रहेंगे, ये दोनों सीरीज में रहेंगे, ये दोनों सीरीज में रहेंगे और ये तीनों जो है वो किस में आएंगे, पैरेलल में आएंगे। ठीक है, कहने का मतलब हमारे पास सिचुएशन जो बनेगी, एक कैपेसिटर बनेगा यहां पर जो हो जाएगा किधर C1, ये हो जाएगा हमारे पास दूसरा कैपेसिटर जो हो जाएगा इधर, जो बन जाएगा वो K4 की वजह से। तो अब अगर अपन यहां पर बात करें, ये डिस्टेंस जो है वो कितनी है, दिस इज D/2,
ठीक है, तो इसकी वैल्यू जो बनने वाली है इस कैपेसिटर की वैल्यू, दैट इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है इसका K1 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन A कितना है इसका A/3 अपॉन में डिस्टेंस कितनी है इसकी D/2। ठीक है, तो ये जो बन जाएगा दिस विल बी 2 ऊपर चला जाएगा, 3 इधर आ जाएगा, 2/3 K1 और ये जो एप्सिलॉन नॉट A/D है उसको मैं पूरा ही C बोल देता हूं। खाली कैपेसिटर जो अपना था उस कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस है दैट इज C, जिसको अपन एप्सिलॉन नॉट A/, क्या बोल देता हूं मैं, D बोल देता हूं। एप्सिलॉन नॉट A/D इज द कैपेसिटेंस ऑफ दैट ब्लैंक कैपेसिटर, एम्प्टी कैपेसिटर। ठीक है, तो जहां कहीं एप्सिलॉन नॉट A/D आएगा उसको अपन C लिख देंगे। तो ये हो जाएगा 2/3 K1 इंटू कितना हो जाएगा C। तो इसकी कैपेसिटेंस हो जाएगी 2/3 K1 और ये हो जाएगा C। उसी हिसाब से इसकी कैपेसिटेंस लिखें तो ये हो जाएगा 2/3 K2 और ये क्या हो जाएगा C। उसी तरह से ये हो जाएगा मेरे पास कौन, दिस इज 2/3 K2 क्या है यहाँ पर, तो K4 है, K4 इंटू C। ये K2 इंटू C हो जाएगा। इधर अगर अपन देखें तो ये हो जाएगा मेरे पास 2/3 K4 इंटू कितना हो जाएगा C। इधर हो जाएगा मेरे पास ये बन जाएगा अपना 2/3 K3 इंटू कितना हो जाएगा C और ये वापस से हो जाएगा मेरे पास कौन, 2/3 K4 इंटू कितना हो जाएगा C। अब इस सिस्टम को आपको सॉल्व करना है, ये इसका करेक्ट आंसर रहेगा। जो नीट ने आंसर दे रखा है वो एक्चुअली उन्होंने क्या कर रखा है कि इन 3 कैपेसिटर को उन्होंने क्या कर लिया, पैरेलल कंसिडर कर लिया। 3 को पैरेलल कंसिडर करके ये वाला एक कैपेसिटर जो है वो सीरीज में कंसिडर कर लिया। कहने का मतलब उन्होंने जो डायग्राम कंसिडर किया है इसका, वो डायग्राम ऐसा है कि हमारे पास 3 कैपेसिटर तो पहले पैरेलल में लग रहे हैं, ये 3 कैपेसिटर पैरेलल में है और फिर अपने पास ये K4 वाला जो कैपेसिटर है वो क्या आ रहा है, इनके सीरीज में आ रहा है। ऐसा करने से क्या होता है कि ये जो इनके बाद वाले पॉइंट जो है, इन तीनों पॉइंट का पोटेंशियल जो है, ये पॉइंट और ये पॉइंट, इन तीनों पॉइंट्स का पोटेंशियल जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। पर वो तो गलत है। ठीक है, तो यहां पर इसको सॉल्व करने का करेक्ट मेथड रहेगा कि ये जो इंटरमीडिएट पॉइंट्स जो रहेंगे उनके पोटेंशियल जो है वो सेम नहीं रहेंगे, जिसकी वजह से ये सिस्टम बनेगा। तो ये बोनस क्वेश्चन है जिसका आंसर यहाँ पर अब अपन जो सॉल्व करेंगे वो आंसर यहाँ पर अवेलेबल नहीं रहेगा। ठीक है, अब ये दोनों हो गए सीरीज में, तो सीरीज में हमारे पास क्या हो जाएगा, 2/3 C को तो अपन ले लेते हैं बाहर, तो सीरीज में इसका इक्विवेलेंट जो बनेगा 2/3 C तो बाहर और ये हो जाएगा मेरे पास क्या, K1 K4 अपॉन क्या हो जाएगा, K1 प्लस K4। इसका इक्विवेलेंट बन जाएगा 2/3 C तो अपन ले लेते हैं बाहर और ये बन जाएगा K2 K4 C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 अप्लाई कर रहा हूं मैं, K4 अपॉन क्या हो जाएगा तुम्हारे पास K2 प्लस कौन हो जाएगा, K4 और ये बन जाएगा मेरे पास 2/3 C और ये बन जाएगा K3 K4 अपॉन क्या बन जाएगा, K3 प्लस क्या हो जाएगा, K4। ये बन जाएगा। ठीक है, अगर अपन इन सब सिचुएशंस को देखें तो इन सब सिचुएशंस में अब ये तीनों कैपेसिटर किसमें आ रहे हैं अपने पास, ये तीनों कैपेसिटर आ रहे हैं पैरेलल में। तो पैरेलल में अपन इन तीनों को ऐड कर देंगे, तो ऐड करने पर हमारे पास जो C इक्विवेलेंट बन जाएगा, C इक्विवेलेंट विल बी इक्वल्स टू सबका पैरेलल। तो यहां से इन तीनों में से मैं वापस क्या कर लेता हूं, 2/3 C को तो ले लेता हूं कॉमन, इधर टर्म जो बच जाएगी वो बन जाएगी मेरे पास कौन, K1 K4 अपॉन K1 प्लस क्या हो जाएगा, K4 प्लस दूसरा हो जाएगा K2 K4 अपॉन हो जाएगा K2 प्लस क्या हो जाएगा, K4 और ये बन जाएगा K3 K4 अपॉन क्या हो जाएगा, K3 प्लस क्या हो जाएगा, K4। ठीक है, अब इसने ये बोला है कि व्हाट विल बी द इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो मान लो मैंने इसमें अगर एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फिल कर दिया होता, खाली कैपेसिटर जो अपना था उसमें, तो यहां पर क्या आ जाता, K आ जाता और उसकी वजह से हमारे पास कैपेसिटेंस जो मिल जाती वो KC मिल जाती। और यहां जो कैपेसिटेंस मिल रही है वो इतनी सारी ये कैपेसिटेंस मिल रही है, यानी कि कैपेसिटेंस मिलती KC, तो इसमें से मैं C को एलिमिनेट कर देता हूं तो बाकी सब जो बचा हुआ रहेगा वो क्या रहेगा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रहेगा। तो हमारे पास इस क्वेश्चन का इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, इसमें से C उड़ा दो बिकॉज दिस C इक्विवेलेंट इज हाउ मच, KC। तो C से C को अगर मैं कैंसिल करता हूं तो हमारे पास K इक्विवेलेंट जो बनेगा, दैट K इक्विवेलेंट विल बी इक्वल्स टू 2/3 टाइम्स ऑफ ये जो तीनों टर्म्स बन रही है, कौन सी, K1 K4 अपॉन K1 प्लस K4, K2 K4 अपॉन K2 प्लस K4 और K3 K4 अपॉन K3 प्लस K4। दिस विल बी द इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ दिस सिस्टम, जबकि इसको सॉल्व किया जाए करेक्ट मेथड से। तो ये करेक्ट मेथड से इसका रिजल्ट रहेगा। ठीक है, जो आंसर दिए हुए हैं उसमें ऐसा सॉल्व किया हुआ है कि इन तीनों को पहले पैरेलल और बाद में इसको सीरीज कंसिडर करके ऑप्शंस दिए हुए हैं, बट दैट मैटर इज इनकरेक्ट, जो अपन यहां पर डिस्कस नहीं कर रहे हैं। इनकरेक्ट है तो फिर उसको अपने को नहीं, मतलब कि इनकरेक्ट को सॉल्व करके क्या मिलेगा। ठीक है,
तो दिस इज द करेक्ट मेथड। आपको आगे भी ऐसे कभी सेक्शंस आ रहे हैं तो उन सेक्शंस में ध्यान रखना है कि जैसे मान लो मैंने तुमको ये बना दिया है कि ये दो डाइलेक्ट्रिक फील कर दिए, एक K1 और ये K2 और इधर K3 फील कर दिया, तो यहां पर अब यूं नहीं कि ये दोनों पैरेलल ये सीरीज में, यहां पर ये दो सीरीज में, ये दो सीरीज में, और ये दोनों जो आएंगे वो किस में आएंगे, पैरेलल में आएंगे। ऐसे इसको सॉल्व करना है अपने को। ठीक है, चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5, a capacitor is charged by a battery, the battery is removed, charged by a battery and battery is removed, another identical uncharged capacitor is connected in parallel, the total electrostatic energy of the resulting system, ठीक है, capacitor is charged by battery, battery is removed, ठीक है, तो कैपेसिटर को अपन ने V वोल्टेज पर चार्ज कर दिया, ठीक है, ये रहा कैपेसिटर, एंड नाउ अनदर आइडेंटिकल अनचार्ज कैपेसिटर, आइडेंटिकल अनचार्ज में या आइडेंटिकल अनचार्ज कैपेसिटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल, तो इलेक्ट्रिक टोटल एनर्जी, तो अभी ये अनचार्ज है तो इसका पोटेंशियल तो क्या हो जाएगा, जीरो। तो अगर मैं यहां पर बात करता हूं तो पहले की एनर्जी कितनी है, पहले एनर्जी दैट इज हाफ CV² इनिशियल एनर्जी है अपने पास, U इनिशियल, और इस प्रोसेस में एनर्जी जो लॉस होती है वो उसका फॉर्मूला वही हाफ C1 C2, तो ये है C और ये भी कौन है C, अपॉन में C प्लस C कितना हो जाएगा 2C, और ये हो जाएगा मेरे पास कितना V माइनस 0 का कौन हो जाएगा होल स्क्वायर, तो ये बन जाएगी एनर्जी दैट इज इक्वल टू, एक C से C कैंसिल और इधर जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा मेरे पास 1/4 ये बन जाएगा कौन हो जाएगा CV², ठीक है। दिस विल बी द एनर्जी लॉस्ट। एनर्जी लॉस्ट होने का मतलब एनर्जी जो है वो डिक्रीज हो गई है, और अगर अपन यहां पर बात करें तो कितनी एनर्जी लॉस हुई है, तो ये U इनिशियल की बात करें तो U इनिशियल जो बन जाएगा मेरे पास कितना बन जाएगा, दैट इज 1/4 CV², और ये हो जाएगा 1/2 CV² के अकॉर्डिंग अगर अपन चलते हैं तो ये से ये कैंसिल, 2 से 4 2, तो 1/2, तो आधी एनर्जी तो लॉस हो जाएगी और आधी एनर्जी जो है वो बची रह जाएगी। आप बची रहने वाली एनर्जी को भी सॉल्व कर सकते हो, ये दोनों कैपेसिटर जब कनेक्ट किए जाएंगे तो ये दोनों कैपेसिटर ऐसे कनेक्ट हो जाएंगे, तो अपन यहां पर बोल सकते हैं दैट द एनर्जी विल बी डिक्रीज बाय द फैक्टर ऑफ 2, डिक्रीज बाय द फैक्टर ऑफ 2। एक ही ऑप्शन 5वीं का एक दे रखा है, आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो कि बची हुई एनर्जी कितनी रहेगी। तो यहां पर देखो इनका एक इक्विवेलेंट वोल्टेज का भी फॉर्मूला होता है, इक्विवेलेंट वोल्टेज जो होता है वो होता है C1V1 प्लस C2V2 अपॉन होता है C1 प्लस C2, तो CV दूसरे का वोल्टेज 0 अपॉन दोनों कैपेसिटर्स 2C, C से C कैंसिल, तो हमारे पास वोल्टेज कितना हो जाएगा V/2 हो जाएगा, और वोल्टेज V/2 और ये दोनों कैपेसिटर पैरेलल में आ जाएंगे, तो दोनों कैपेसिटर पैरेलल में आ जाने पर हाफ दोनों कैपेसिटर पैरेलल में इक्विवेलेंट 2C, और ये कितना हो जाएगा V/2 का होल स्क्वायर। तो जब इसको सॉल्व किया जाएगा तो वापस यही आंसर आ जाएगा, ये तो एनर्जी लॉस हो जाएगी और ये एनर्जी स्टोर्ड लेफ्ट हो जाएगी, तो ये वापस कितना आ जाएगा 1/4 CV² आ जाएगा। 1/4 CV² इज द एनर्जी लेफ्ट इन द सिस्टम, ठीक है। तो ये हो जाएगी अपनी बात यहां पर। तो दोनों तरीके से अपन ने देख लिया, लॉस के हिसाब से देख लो या एनर्जी स्टोर्ड के हिसाब से देख लो, एनर्जी विल बी डिक्रीज बाय द फैक्टर ऑफ 2। चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द मेटल प्लेट्स ऑफ एन आइसोलेटेड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैविंग चार्ज Q एंड एरिया A। Q आवेश के किसी विलगित समांतर प्लेट संधारित्री C की क्षेत्रफल A वाली धातुओं के बीच स्थिर विद्युत बल, तो प्लेट्स के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, यहां पर अगर अपन देखें तो इस वाली प्लेट की वजह से यहां पर जो फील्ड इंटेंसिटी होती है वो होती है Q या सिग्मा अपॉन कितना होता है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा की वैल्यू अगर रखूं तो ये कितना हो जाएगा Q अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। तो एक प्लेट की वजह से फील्ड इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन हो गया Q अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट, और इस पर अपने पास माइनस Q है, तो इस पर लगने वाला फोर्स जो हो जाएगा, द फोर्स बिटवीन द प्लेट्स Q इंटू कितना हो जाएगा E। एक प्लेट की वजह से जो फील्ड इंटेंसिटी है दैट इज सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो फोर्स की अगर अपन बात करें दिस इज Q, और ये हो गया तुम्हारा एक प्लेट की वजह से फील्ड इंटेंसिटी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये है दूसरी प्लेट का चार्ज। इसको और आगे बढ़ाए तो दिस इज Q, और सिग्मा की वैल्यू Q अपॉन क्या हो जाएगा 2a एप्सिलॉन नॉट, ये जिसकी वजह से अगर अपन फोर्स की बात करें तो प्लेट्स के बीच में लगने वाला फोर्स जो रहेगा Q² अपॉन कितना हो जाएगा 2a एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और बढ़िया बात ये है कि ये डिपेंड करता है अभी प्लेट एरिया और चार्ज पर और मीडियम पर। तो अभी अगर अपन बात करें प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ डिस्टेंस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस, लीनियरली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस के सेंस में बात कर रहे हैं, तो डिस्टेंस तो यहां पर आ ही नहीं रही है, इसका मतलब दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ द डिस्टेंस, इंडिपेंडेंट ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स।
दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। तो छठे का आंसर आ जाएगा अपना 4, 6 का आंसर 4। चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 7 पर। 7, द कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इन एयर एज अ मीडियम इज 6 माइक्रोफैरेड। एयर एज अ मीडियम इज 6 माइक्रोफैरेड, ठीक है। विथ इंट्रोडक्शन ऑफ अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम, इंट्रोडक्शन ऑफ द डाइलेक्ट्रिक मीडियम, द कैपेसिटेंस बिकम्स 30 माइक्रोफैरेड, ठीक है। कैपेसिटेंस हो चुकी है 30। द परमिटिविटी ऑफ द मीडियम इज, ये बताना है अपने को। किसी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जिसके माध्यम में वायु भरी है की धारिता 6 माइक्रोफैरेड है, ठीक है। कोई परावैद्युत माध्यम भरने पर इसकी धारिता जो है वो 30 माइक्रोफैरेड हो जाती है। तो इस माध्यम का परावैद्युतांक है, माध्यम का परावैद्युतांक। देखो भाई, बात हिंदी में क्वेश्चन गड़बड़ है, अपन इसको सॉल्व करते हैं। मैं पहले इंग्लिश के हिसाब से सॉल्व कर रहा हूं और क्वेश्चन जो है वो दोनों को एक्सप्लेन करता हूं मैं तुमको। सबसे पहले अभी अपने पास C दैट इज एयर जब है तब कैपेसिटेंस जो होती है वो क्या हो जाएगी तुम्हारे पास, कैपेसिटेंस दैट इज एप्सिलॉन नॉट A बाई कितना हो जाएगा D, और इसकी वैल्यू तुमको दे दी है कितनी, 6 माइक्रो। जब मीडियम फिल कर दिया गया है तो मीडियम फिल कर देने पर हमारे पास ये एप्सिलॉन R का मीडियम फिल कर दिया है, तो एप्सिलॉन R एप्सिलॉन नॉट A बाई D, और इसकी वैल्यू तुमको दे दी है कितनी, 30 दे दी है। मीडियम फिल करने के बाद कैपेसिटेंस जो होती है वो ये हो जाएगी। तो इफेक्टिवली अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो ये एप्सिलॉन नॉट A बाई D की वैल्यू पुट कर दो या रेशियो कर लो, तो यहाँ से एप्सिलॉन R टाइम्स ये हो जाएगा मेरे पास 6 दैट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 30। तो एप्सिलॉन R की वैल्यू जो हो जाएगी वो 5 हो जाएगी। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यहां पर अपने पास कितना रहेगा, 5 आएगा। एप्सिलॉन R की वैल्यू जो आएगी वो 5 आएगी। और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एक यूनिटलेस क्वांटिटी है, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होता है वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है एप्सिलॉन R दैट इज इक्वल टू एप्सिलॉन और अपॉन क्या रहेगा, एप्सिलॉन नॉट। ये भी परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है वो यूनिट और डायमेंशन लेस क्वांटिटी रहेगी। तो उसके हिसाब से अगर अपन देखें तो एप्सिलॉन R की वैल्यू, अब दिखने में तो तुमको 5 दिख रहा है, दिस इज कूलाम स्क्वायर, ये कूलाम ऐसे बड़ा है, कूलाम स्क्वायर। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ये दिखने में तो तुमको 5 दिख रहा है, पर ये नहीं है। आपको पूछा हुआ है दैट इज परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, और इसको रिलेटिव परमिटिविटी या इसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं। परमिटिविटी ऑफ मीडियम का मतलब तुमको पूछी हुई है एप्सिलॉन की वैल्यू। तो एप्सिलॉन कितना होता है, एप्सिलॉन होता है एप्सिलॉन नॉट इनटू कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन R। दिस इज परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, ठीक है। एप्सिलॉन दैट इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है, 8.85 इंटू 10 रेज़ टू पावर कितना हो जाएगा, माइनस का 12, और ये हो जाएगा 5। तो 5 8 5 जो हो जाएगा ये हमारे पास 40, ठीक है, और 8 5 वापस 40, तो ये बन जाएगा मेरे पास कितना, 8 और 5 नियरली 44 बनेगा, इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस कितना हो जाएगा 12। 8 5 40 तो ये, और 8 5 इसके 4 ये, तो 44 के आसपास आएगा। तो रिजल्ट आएगा 0.44 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस ऑफ कितना आ जाएगा 10। और इसमें ये जो है इसकी तो यूनिट भी रहेगी, और वो कितना हो जाएगा, यूनिट विल बी इक्वल्स टू कूलाम स्क्वायर न्यूटन पर न्यूटन मीटर स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये तो आपको परमिटिविटी ऑफ द मीडियम पूछा है दैट इज एप्सिलॉन, ये ध्यान रखना है। आपको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी पूछी जाए तो एप्सिलॉन R है। अब हिंदी में क्या गड़बड़ है, हिंदी में आपको बोला हुआ है माध्यम का परावैद्युतांक क्या है। परावैद्युतांक जो होता है वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो बेसिकली अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के अकॉर्डिंग आंसर दें तो आंसर जो है वो 5 आना चाहिए, बट इसने आगे यूनिट लगा रखी है, और ऑप्शन में पेपर में क्वेश्चन ऐसा ही आया हुआ है, यूनिट लगा के आया हुआ है। तो ये परावैद्युतांक नहीं पूछा गया है, या आपको वैद्युतशीलता पूछी गई है माध्यम की। ये क्वेश्चन पेपर में ही ऐसा था, बट ये आपको जो पूछा गया है दैट इज माध्यम की वैद्युतशीलता पूछी गई है। परावैद्युतांक बोलने का मतलब एप्सिलॉन R के हिसाब से आंसर जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। पर उस टाइम पर फिर एप्सिलॉन R के आगे यूनिट नहीं लगती है, एप्सिलॉन R तो यूनिट लेस डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, ठीक है। तो हिंदी में आपको थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखना है, ये जो है ये हिंदी में करेक्शन रहा हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन आया हुआ था, बट इसका आंसर जो रहेगा दैट विल बी फर्स्ट ऑप्शन दैट इज 0.44 इंटू 10 पर माइनस 11। इंग्लिश मीडियम के अकॉर्डिंग अपन इसको कंसिडर करेंगे, ठीक है। हिंदी मीडियम के अकॉर्डिंग परावैद्युतांक का आंसर तो 5 आएगा, पर फिर यूनिट नहीं होनी चाहिए उसकी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। ऑप्शन नंबर 1 विल बी द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन। चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 8 पर। तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो बोलता है
A capacitor of capacitance 900 picofarad is charged fully by 100 volt battery. ठीक है, very good. As shown in the diagram. Then it is disconnected from the battery and connected to the another uncharged capacitor of 900 picofarad as shown in this diagram. The electrostatic energy stored by the system is. तो अभी अपने पास सिस्टम में इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी जो है वो कितनी स्टोर होगी? तो सबसे पहले तो अपन यहाँ पर अभी देख लेते हैं कि ये 100 वोल्ट से ये कैपेसिटर चार्ज है, फिर इन दोनों को अपन ने क्या कर दिया, कनेक्ट कर लिया, तो एनर्जी कितनी स्टोर होगी? तो देखो पहले तो इनका इक्विवेलेंट पोटेंशियल देख लेते हैं। अब जो यहां पर इक्विवेलेंट पोटेंशियल जो मिलने वाला है दैट इज V1 एंड दैट V1 विल बी इक्वल्स टू, ये हो जाएगा C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन में क्या हो जाएगा C1 प्लस C2। इधर दोनों कैपेसिटर सेम है, 900 है, 900 है, इनिशियल वोल्टेज जो है वो एक का कितना है 100 है, तो ये हो जाएगा मेरे पास C, ये हो जाएगा कितना 100 प्लस दूसरा जो है वो C और ये अनचार्ज्ड है और ये हो जाएगा मेरे पास 2C। ठीक है, तो C से C कैंसिल, V1 की वैल्यू बोलो तो 100/2 कितना आ जाएगा, 50 वोल्ट आ जाएगा, 50 वोल्ट। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? जिसके साथ अगर अपन चलते हैं तो अपने पास अब एनर्जी स्टोर्ड जो हो जाएगी, तो एनर्जी स्टोर्ड इन द सिस्टम दैट इज U फाइनल की बात करूं तो हाफ। ठीक है, अब ये दोनों कैपेसिटर किस में है, पैरेलल में है, तो पैरेलल में होने की वजह से इसमें हो जाएगा कितना 2C इंटू ये हो जाएगा अपने पास कौन 50 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां से ये कैंसिल और U फाइनल की अगर मैं बात करूं तो U फाइनल जो हो जाएगा कैपेसिटेंस की वैल्यू, एक कैपेसिटर की वैल्यू कितनी है 900 पिको 10⁻⁻12 इंटू 50 का स्क्वायर का मतलब कितना आ जाएगा, ये 2500 आ जाएगा। तो 2500 के हिसाब से अगर अपन चलते हैं तो 1 2 3 4, तो ये गया तो माइनस का 8 आ जाएगा, तो ये 25 इंटू 9 इंटू 10⁻⁻ कितना आ जाएगा -8, जो बन जाएगा हमारे पास कितना 225 इंटू 10⁻⁻8, या इसको अपन लिख सकते हैं 2.25 इंटू 10⁻⁻ कितना हो जाएगा -6 आ जाएगा। तो 2.25 इंटू 10⁻⁻6 विल बी द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आंसर नंबर 2.25 इंटू 10⁻⁻6 आ जाएगा। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 9। द इफेक्टिव कैपेसिटेंस ऑफ टू कैपेसिटर्स आर 3 माइक्रोफैराड एंड 16 माइक्रोफैराड व्हेन दे आर कनेक्टेड इन सीरीज एंड पैरेलल रेस्पेक्टिवली। द कैपेसिटेंस ऑफ द टू कैपेसिटर्स आर, तो कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, तो सीरीज में क्या होता है C1 C2 अपॉन C1 प्लस क्या हो जाएगा C2, और इसकी वैल्यू जो बन रही है वो कितनी बन रही है 3 बन रही है। ठीक है, और इस केस में अगर अपन चले तो आगे जो बन रहा है सेटअप उसको देखें तो हमारे पास पैरेलल में क्या होता है C1 प्लस क्या होता है C2, जो बन जाएगा मेरे पास कितना 16। ये ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अगर तुम प्रॉपर्ली सॉल्व करना चाहते हो तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, पर अगर अपन डायरेक्ट सॉल्व करें तो अपने पास ऑप्शंस हैं। तो यहां पर देखो ये C1 प्लस C2 की वैल्यू जो है वो यहां रख देता हूं मैं, तो इस इक्वेशन में C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 जो है वो कितना हो गया 16 बराबर 3, तो C1 C2 की वैल्यू होगी 16 3 कितना हो जाएगा 48, और C1 प्लस C2 जो हो जाएगा वो हो जाएगा मेरे पास कितना हो जाएगा 16। ठीक है, बात आ रही समझ में? तो अब आपको ये देखना है कि ऐसे दो कैपेसिटर्स की वैल्यू क्या है ऑप्शंस में जिनका सम तो 16 हो और मल्टीप्लिकेशन 48 हो जाए। तो सम तो 16, 12 और 4 16 और 12 4 48 आ गया, पहला ये आंसर हो जाएगा। इधर वापस ये दोनों भी नहीं हो सकते, सम 16 नहीं है इनका, इन दोनों का सम 16 है, 8 और 8 का सम 16 है, बट इनका प्रोडक्ट जो है वो 48 नहीं है, 64 हो जाएगा। 10 और 6 सम तो 16 है पर इनका प्रोडक्ट जो है वो 60 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा अपना 9th का फर्स्ट आंसर आ जाएगा। चलाते हैं अपन आगे। 10th, the distance between two plates of the parallel plate capacitor is doubled and the area of each plate is halved. ठीक है, if C is the initial capacitance, its final capacitance will be, तो C initial capacitance कितनी हो जाएगी, that is epsilon naught A by कितना हो जाएगा D, और C डैश की बात करें तो epsilon naught एरिया को अपन ने क्या कर दिया है हाफ कर दिया है, एरिया को कर दिया A/2 और डिस्टेंस को मैंने कर दिया है कितना डबल कर दिया है, तो डिस्टेंस हो गई 2D, तो ये बन जाएगा 2 नीचे आ जाएगा तो epsilon naught A/4D हो जाएगा, तो ये बन जाएगा C/4, C/4 विल बी द कैपेसिटेंस। 10वें का आंसर नंबर आ जाएगा कितना 2, C/4। चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 11 पर,
क्वेश्चन नंबर 11, द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द सिस्टम शोन इन द फॉलोइंग सर्किट इज। ये जो सर्किट शो कर रखा है उसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो रहेगा वो कितना रहेगा? 3 और 3 पैरेलल में, 3 और 3 पैरेलल में कितना हो जाएगा? 6 माइक्रो, C1 प्लस C2, तो 6 माइक्रो फैरेड हो जाएगा। और 6 और 3 सीरीज में आ जाएंगे तो C इक्विवेलेंट 6 और 3 सीरीज में 6 इंटू 3 अपॉन क्या हो जाएगा? 6 प्लस 3, 6 प्लस 3, 6 इंटू 3 18/9, तो यह आ जाएगा कितना? 2 माइक्रो फैरेड आ जाएगा इसका रिजल्ट। तो 2 माइक्रो फैरेड विल बी द रिजल्ट। 11th का आंसर नंबर हो जाएगा 4, 2 माइक्रो फैरेड। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 12, द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द अरेंजमेंट शोन इन दिस डायग्राम इज। तो ये जो अरेंजमेंट शो कर रखा है इसकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अपने को बतानी है। यहां से ये इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अपने को शो करनी है। तो ये 15 और 15 और 15, ये 15 15 15 तो किस में आ गए हैं? सीरीज में आ गए हैं। ठीक है, तो 15 15 15 सीरीज में आने पर इनका इक्विवेलेंट जो बनेगा 1/c प्लस 1/c प्लस 1/c के हिसाब से इनका C इक्विवेलेंट जो बनेगा वो बनेगा C/3, क्योंकि आइडेंटिकल कैपेसिटर सीरीज में है तो C/3 के हिसाब से 15 बटा क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। 15/3 का मतलब 5 माइक्रोफैरेड आ जाएगा। तो ये जो इक्विवेलेंट बनेगा वो हो जाएगा 5। ये 5 और 15 जो है वो पैरेलल में आ जाएंगे तो इनका C इक्विवेलेंट जो हो जाएगा वो हो जाएगा मेरे पास 15 प्लस कितना हो जाएगा? 5, जो आ जाएगा मेरे पास 20 माइक्रोफैरेड, 20 माइक्रोफैरेड। 20 माइक्रोफैरेड विल बी द रिजल्ट। तो 12वीं का आंसर नंबर आ जाएगा कितना? 2। 12वीं का आंसर 2, 20 माइक्रोफैरेड। ठीक है, अब अगर अपन अगली सिचुएशन पर चलते हैं तो बस ये तो सिंपल है। ये कैसे आया है इसके लिए तो कोई बात नहीं, आपको कंफ्यूजन अगर हो रहा हो तो 1/c प्लस 1/c प्लस 1/c जो हो जाएगा 1 अपने पास क्या हो जाएगा? C इक्विवेलेंट। तो ये 3/c हो जाएगा, फ्लिप करेंगे तो C/3 आ जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। इन द फॉलोइंग सर्किट द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन टर्मिनल A एंड टर्मिनल B इज। टर्मिनल A और B के बीच में तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो है वो क्या रहेगी? तो A और B के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की बात करें तो ये 2 माइक्रो, ये 2 माइक्रो, ये 2 माइक्रो, ये 2 माइक्रो, जिसकी वजह से ये एक बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज बनेगा। और बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज बनने पर ये कैपेसिटर जो है ये उड़ जाएगा। अब ये 2 और 2 सीरीज में आ जाएंगे, जिसकी वजह से इनका इक्विवेलेंट 2 इंटू 2 अपॉन क्या हो जाएगा? 2 प्लस 2, जो बन जाएगा 4/4, जो हो जाएगा 1। इनका इक्विवेलेंट भी कितना हो जाएगा? 4/4, जो भी हो जाएगा 1। अब ये 1 और 1 क्या आ जाएंगे? पैरेलल में आ जाएंगे, जिसकी वजह से C इक्विवेलेंट जो बन जाएगा वो हो जाएगा मेरे पास 1 माइक्रो प्लस क्या हो जाएगा? 1 माइक्रो, जो हो जाएगा टोटल 2 माइक्रोफैरेड अपना रिजल्ट आ जाएगा। बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज में ये उड़ जाएगा और रिजल्ट आ जाएगा आपका 13 का 2, दैट इज 2 माइक्रोफैरेड। 2 माइक्रोफैरेड विल बी द रिजल्ट। चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 14 पर। 14, इफ द प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर connected to a battery are moved close to each other, connected to a battery, ठीक है, then सबसे पहले अपने पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और ये एक बैटरी से कनेक्टेड है। बैटरी से कनेक्टेड होने का मतलब ये है कि ये जो कैपेसिटर रहेगा ये अपने पास प्लस Q चार्ज है इस पर, ये इस पर माइनस Q चार्ज है, ये V वोल्टेज है। तो अगर अपन यहां पर बात करें बैटरी से कनेक्टेड होने का मतलब ये है कि इसका वोल्टेज जो रहेगा V विल बी कांस्टेंट। ठीक है, और अब अपन ने क्या कर दिया है? द पैरेलल प्लेट्स आर मूव टू क्लोज टू ईच अदर। तो C जो होता है, C के बारे में बात कर लेते हैं। तो कैपेसिटेंस क्या है? एप्सिलॉन नॉट A बाई कितना होता है? D। तो अपन ने बोला है कि संधारित्र की प्लेटें एक दूसरे की और गति करती हैं, तो D क्या होगा? दूरी क्या होगी? कम होगी। द डिस्टेंस विल बी डिक्रीज, तो कैपेसिटेंस जो होगी वो क्या होगी? इंक्रीज होगी। तो पहला रिजल्ट कि कैपेसिटेंस विल इंक्रीज। अब चार्ज की बात करें तो Q इजिकल्स टू रहता है हमारे पास C इंटू V। ठीक है, V तो हो गया कांस्टेंट, पर C क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, तो चार्ज इंक्रीज होगा। तो द चार्ज स्टोर्ड इन इट इंक्रीजेस, चार्ज इंक्रीज होगा, ये बात सही है। द एनर्जी स्टोर्ड इन इट डिक्रीजेस, तो एनर्जी, वोल्टेज कांस्टेंट है उस टाइम पर एनर्जी का फॉर्मूला लगाएंगे, दैट इज हाफ CV²। वोल्टेज कांस्टेंट, कैपेसिटेंस बढ़ रही है तो एनर्जी भी बढ़ेगी, तो ये बात जो है वो क्या हो जाएगी? गलत हो जाएगी। इट्स कैपेसिटेंस इंक्रीजेस, तो कैपेसिटेंस इंक्रीज हो रही है, ये बात तो क्या है? सही है, ये अपन ने देख ही लिया है, तो A सही हो जाएगा, C सही हो जाएगा। The ratio of charge to potential remains the same. The ratio of charge to potential. तो ratio of charge to potential, तो ये तो इसको इधर भेज दो तो ये तो C हो जाएगा। तो कैपेसिटेंस तो क्या है? इधर चार्ज बढ़ रहा है
या कैपेसिटेंस तो क्या हो रही है, बढ़ रही है, तो ये रिमेन सेम, तो ये चीज हो जाएगी गलत। ठीक है, द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड वोल्टेज इंक्रीजेस, द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड वोल्टेज इंक्रीजेस, तो प्रोडक्ट ऑफ चार्ज Q इंटू वी, तो V तो कांस्टेंट है, पर अपने को ये पता है कि चार्ज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो चार्ज इंक्रीज हो रहा है, तो V कांस्टेंट और चार्ज इंक्रीज होने पर प्रोडक्ट जो होगा वो इनका क्या हो जाएगा, इंक्रीज होएगा। द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड वोल्टेज इंक्रीजेस, तो A, C एंड E आर करेक्ट और B एंड D आर रॉन्ग। बढ़िया, बढ़िया क्वेश्चन है ये। A, C एंड E मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, तो ये हो जाएगा A, C एंड E आर क्या हो जाएगा अपने पास, करेक्ट आंसर हो जाएंगे A, C एंड E, और B और D जो है वो अपने पास इनकरेक्ट हो जाएगा। चलते हैं पर अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 15 पर। The dielectric slab of constant dielectric constant 3 having same area of cross section as that of parallel plate capacitor, but thickness that is 3/4 of the separation between the plates inserted into the capacitor. The ratio of potential difference across the plates without dielectric to that of with dielectric is. चलो, ये बोला हुआ कि एक पराविद्युतांक स्लैब जिसका पराविद्युतांक 3 है तथा अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल समान अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल समांतर प्लेट संधारित्र में अपन ने क्या की है, प्रविष्ट कराई है, जहां पर उसकी जो दूरी है, मध्य दूरी की, उसकी जो प्लेट की जो थिकनेस है, द थिकनेस ऑफ द स्लैब इज 3/4 ऑफ द टोटल डिस्टेंस। ठीक है, तो पहले का जो हमारे पास क्या है, मध्य प्रविष्ट कराने पर संधारित्र के मध्य प्लेटों के मध्य विभवांतर का अनुपात अपने को ज्ञात करना है, प्लेटों के मध्य विभवांतर। ठीक है, हम जानते हैं कि अभी अगर अपन देखें तो आपको कुछ नहीं बोला हुआ है, तो अपन इस डाइलेक्ट्रिक इसको क्या करेंगे, सेपरेट कंसिडर करेंगे। सेपरेट का मतलब आइसोलेटेड कैपेसिटर कंसिडर करेंगे। आइसोलेटेड कैपेसिटर का हिसाब किताब ये होता है कि Q बराबर क्या हो जाएगा मेरे पास, CV, और V की बात करूं तो ये हो जाएगा Q बाई कितना आ जाएगा, C। ठीक है, ये तो हो गया विदाउट डाइलेक्ट्रिक, तो ये तो पहली चीज हो गई। अब इसमें अगर अपन देखें तो ये जो C रहेगा, या V की बात करूं तो ये बन जाएगा मेरे पास कितना, दिस V। कैपेसिटेंस की बात करें तो सिस्टम की कैपेसिटेंस अभी की हो जाएगी, सिस्टम की कैपेसिटेंस दैट इज V हमेशा Q बाई C रहेगा। आइसोलेटेड कैपेसिटर है तो ये हो जाएगा C दैट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई कितना हो जाएगा, D। ये हो गया। अब अपन ने क्या कर दिया है कि दूसरी वाले केस में अपने पास एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब है, और डाइलेक्ट्रिक स्लैब जो है उसकी थिकनेस जो है ये जो बन जाएगा, दिस इज 3/4 ऑफ कितना है, D है। 3/4 ऑफ क्या हो जाएगा, D। ये टोटल डिस्टेंस जो है वो D है। ठीक है, तो हमारे पास अभी जो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला हो जाएगा, नई C डैश जो हो जाएगी वो हो जाएगी एप्सिलॉन नॉट A बाई, इसका फॉर्मूला होता है D माइनस T प्लस T अपॉन क्या होता है, एप्सिलॉन R। तो इसको अगर अपन देखें तो D माइनस T, D टोटल D माइनस T कितना है, थिकनेस कितनी है, 3/4 D है, तो इसका रिजल्ट जो बनेगा वो कितना हो जाएगा, दिस इज एप्सिलॉन नॉट A अपॉन में ये हो जाएगा कितना हो जाएगा, D/4 प्लस ये बन जाएगा मेरे पास 3D बाई कितना हो जाएगा, 4, थिकनेस 3D/4, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना अपने पास 3 है, तो एप्सिलॉन R की वैल्यू रखेंगे, ये कितनी हो जाएगी यहाँ पर 3, तो 3 से 3 कैंसिल, जिसके हिसाब से ये एप्सिलॉन नॉट A बाई कितना हो जाएगा, D/4 प्लस D/4, D/4 और D/4, 2D/4 जो बन जाएगा यहाँ पर 2, तो इसको भेज देते उधर, तो 2 एप्सिलॉन नॉट A बाई कितना हो जाएगा, D। यानी कि आपके पास बाद वाली कैपेसिटेंस जो बन रही है दैट इज 2C। ठीक है, तो अगर अपन ये देखें कि रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, अब उल्टा अगर अपन चल रहे हैं तो वापस से पोटेंशियल डिफरेंस जो है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कैपेसिटेंस। तो मैं यहां पर बात करूं पहले विदाउट डाइलेक्ट्रिक, V1 अपॉन बाद में विद डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, दैट इज इक्वल टू ये बन जाएगा मेरे पास C2 अपॉन क्या हो जाएगा, C1, C2 अपॉन C1। तो V1 अपॉन V2 और C2 की बात करेंगे तो दिस C2 विल बी इक्वल टू, अगर देखें तो विदाउट, दिस इज विदाउट, ठीक है मेंशन कर देता हूं विदाउट, और ये हो जाएगा विथ। ठीक है, तो विथ डाइलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस जो आपकी बन रही है वो कितनी आ रही है, 2C आ रही है, और विदाउट डाइलेक्ट्रिक की जो कैपेसिटेंस या जो आ रही है वो कितनी आ रही है, C आ रही है, तो C से C कैंसिल, रिजल्ट आ जाएगा कितना, 2 आ जाएगा। ठीक है, द रिजल्ट 2:1 विल बी द आंसर, 15वें का आंसर आ जाएगा कितना, 2:1। पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है तो वो कैपेसिटेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा, और बाद में विद डाइलेक्ट्रिक जो कैपेसिटेंस डबल हो चुकी है तो पोटेंशियल कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा। ठीक है, तो विदाउट अपॉन विथ, पहले का पोटेंशियल ज्यादा रहेगा, बाद वाला पोटेंशियल कम रहेगा।
चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 16, ए 12 picofarad capacitor is connected to a 50 volt battery. The electrostatic energy stored in the capacitor in nanojoules. तो वोल्टेज दे रखा है, कैपेसिटेंस दे रखा है, एनर्जी का फॉर्मूला लगाएंगे, दैट इज हाफ CV स्क्वायर। ये हो जाएगा हाफ, C की वैल्यू हो जाएगी कितनी, 12 पिको का मतलब 10⁻⁻12। V स्क्वायर की बात करें तो 50 इंटू कितना हो जाएगा, 50। ठीक है, तो ये बन जाएगा मेरे पास कितना, 6 5 30 और 12 10⁻⁻12। तो ये हो गया, तो यहां पर 12 की जगह क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 6 5 30, 30 इंटू 5 इंटू कितना हो जाएगा, 10⁻⁻ ऑफ कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ठीक है, इसने नैनो जूल में पूछा हुआ था, नैनो जूल में तो यहाँ पर नैनो कर देते हैं, एक ये जीरो उड़ा देता हूं, यहाँ पर माइनस का 9 आ जाएगा। ठीक है, 5 3 कितना हो जाएगा, 15 नैनो जूल विल बी द रिजल्ट, 15 नैनो जूल, 15 नैनो जूल अपने 16th क्वेश्चन का रिजल्ट रहेगा, 15 नैनो जूल। चलेंगे अपन क्वेश्चन नंबर 17 पर। 17, the capacitance of the capacitor with charge Q and potential difference V depends on। तो कैपेसिटेंस C जो होता है दैट इज एप्सिलॉन नॉट A बाई कितना होता है, D। ठीक है, तो ये जो चीज डिपेंड करती है, ये कैपेसिटर की ज्योमेट्री पर डिपेंड करती है कि कैपेसिटर का एरिया क्या है, प्लेट का सेपरेशन क्या है, इन चीजों पर डिपेंड करती है। अगर अपन यहां पर बात करें तो आप अगर देखें तो Q इक्वल्स टू CV में अपन ने ये लिखा था कि Q इज प्रोपोर्शनल टू V होता है, जिसकी वजह से अपन ने प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट पुट किया था। Q इक्वल्स टू CV में C प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है गिवन सिस्टम के लिए। अगर तुम V बढ़ाओगे तो ये Q बढ़ जाएगा, अगर तुम V कम करोगे तो Q कम हो जाएगा, पर जो C है वो गिवन सिस्टम के लिए क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, ये डिपेंड करता है एरिया ऑफ प्लेट, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, या दोनों के बीच में मीडियम क्या भरा हुआ है, ये सिस्टम की प्रॉपर्टी है, ये गिवन सिस्टम के लिए कांस्टेंट रहेगा, ये उसकी ज्योमेट्री ऑफ प्लेट्स, मीडियम बिटवीन द प्लेट्स पर डिपेंड करेगा। तो डिपेंड्स ऑन बोथ Q एंड V, इन पर डिपेंड नहीं करता, Q पर भी डिपेंड नहीं करेगा, V पर भी डिपेंड नहीं करेगा, इट विल ओनली डिपेंड ऑन द ज्योमेट्री ऑफ द कैपेसिटर। एक सिंपल और इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। चलते अपन क्वेश्चन नंबर 18 पर। चलो नेक्स्ट, तो कैपेसिटर के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है वो अपन ने सॉल्व किए हैं। मैं उम्मीद करता हूं आपको इन क्वेश्चन से फायदा मिलेगा। तो दिस इज फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट सॉल्यूशन में।